आज हम डिस्कस करेंगे अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो अचीवमेंट्स कहा जाता है कामयाबियों को, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की अचीवमेंट्स या कामयाबियां क्या क्या हैं और इसके हमें फ़ायदे क्या मिले हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात की जाए जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग लेबॉर्ट्री बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो कि किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए जो होता है उसको ऑल्टर करता है। ऑल्टर करना कहते हैं चेंज करने को। डीएनए मेकअप यानी जिन स्पेसिफिक कंपोनेंट से डीएनए मिल के बना होता है उसको ऑल्टर किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स में। तो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए के बारे में हम अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को ऑल्टर किया जाता है यानी चेंज किया जाता है, और उसके लिए स्पेसिफिक प्रोसेसेस होते हैं और स्टेप्स होते हैं। तो स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। तो सबसे पहली अचीवमेंट की अगर बात की जाए तो वो है ह्यूमन इंसुलिन की। तो ह्यूमन इंसुलिन को जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया गया। तो इस तरह का बैक्टीरिया जिसके अंदर दूसरे ऑर्गेनिज्म से जीन लेके उस बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र किया जाता है जब, तो उसको कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को प्रिपेयर करके जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स की मदद से उससे इंसुलिन प्रोडक्शन करवाई जाती है। और इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है जो कि नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें प्रोड्यूस होता है, और ये हार्मोन क्या करता है? ब्लड के ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। तो जिन लोगों में इंसुलिन जो है वो नॉर्मली प्रोड्यूस ना हो तो उनको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। तो इस तरह के पेशेंट्स को फिर इंसुलिन लगाई जाती है ताकि उनकी बॉडी में जो है वो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो इस तरह से जो मेडिसिनल इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या कर रही हैं? वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को इस्तेमाल करके इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इंसुलिन की प्रोडक्शन को हम एक तस्वीर की मदद से देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक तस्वीर ले आए हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं इंसुलिन प्रोडक्शन में, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक कुछ स्टेप्स दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये है बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया की कौन सी टाइप है? ई कोलाई। और ये है ह्यूमन सेल यानी नॉर्मल ह्यूमन सेल जिसमें कि इंसुलिन की नॉर्मल प्रोडक्शन होती है। तो इस तरह के सेल से इंसुलिन का जीन लिया जाता है और उसको बैक्टीरिया सेल के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है। तो बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है जो कि इसके मेन जेनेटिक मटेरियल या मेन डीएनए के अलावा होता है। इसको प्लाज्मिड कहा जाता है। तो प्लाज्मिड को कट करके उसके अंदर इंसुलिन की जीन इंसर्ट करवाई जाती है। तो अब ये वाला जो डीएनए है ये क्या बन गया है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसके अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल प्लस फॉरेन ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल मौजूद है। इसके बाद इसको यानी इस जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको दोबारा से बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। तो जैसे जैसे बैक्टीरिया जो है वो रेप्लिकेट करता है या अपनी कॉपीज़ बनाता है, उसी तरह उसकी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड होके मल्टीपल कॉपीज़ बनाता है। तो इस बात का मतलब ये है कि इंसुलिन की जीन भी जो है वो ज़्यादा मिकदार में बन रही है। तो यहाँ पे क्या है? सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन का स्टेप होता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में जो बैक्टीरियल सेल्स ग्रो कर जाते हैं उनकी बॉडी के अंदर से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये इंसुलिन जो है वो फार्मेसी स्टोर से मिल जाती है और इसको डायबिटीज़ के पेशेंट्स को दिया जाता है। तो इस तरह से ह्यूमन इंसुलिन जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी तरह से ई कोलाई बैक्टीरिया को प्रिपेयर किया गया, यानी इसी तरह से उसकी बॉडी में फॉरेन जीन्स इंसर्ट करके उससे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बनाए जाते हैं।
तो नॉर्मली तो ह्यूमन ग्रोथ के जो हार्मोन है वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर सही तरीके से या सही क्वांटिटी में नहीं बन रहे, तो इस सूरत में जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज करवाए जाते हैं। तो इस तरह से ये एक और अचीवमेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। इसके अलावा एक और हार्मोन जिसका नाम है थाइमोसिन, तो वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया को देखा था, इसी तरह से बैक्टीरिया की या कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खास स्पीशीज को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है और उनकी मदद से हार्मोन थाइमोसिन प्रिपेयर किया जाता है। और इस हार्मोन को ब्रेन और लंग कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ब्रेन की काफ़ी ज़्यादा कंडीशंस के लिए और लंग कैंसर के लिए, यानी फेफड़ों के कैंसर के अगेंस्ट इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ये एक नॉर्मल लंग यानी फेफड़ा दिखाया हुआ है जो कि ये हेल्दी है, इस कलर का है, और यहाँ पे वो लंग शो किया हुआ है जिसमें के कैंसर ग्रो कर गया है, यानी फेफड़े को कैंसर की डिजीज लग गई है। तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो रिस्पायरेशन का खास ऑर्गन होते हैं। तो इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से थाइमोसिन को प्रिपेयर किया जाता है। इसी तरह से एक और ख़ास सब्सटेंस होता है जिसको कहा जाता है बीटा एंडोर्फिन, जो कि पेन किलर का काम करता है। तो इसको नॉर्मली हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है। तो नॉर्मली जैसे कि हम यहाँ पे तस्वीर में देखें तो ब्रेन का ये वाला जो हिस्सा होता है वो क्या करता है, एंडोर्फिन्स को प्रोड्यूस करता है। लेकिन जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से बीटा एंडोर्फिन को हम खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से लेबोरेटरी बेस्ड एंडोर्फिन्स भी प्रिपेयर किए जाते हैं। तो इस तरह से ये एक और अचीवमेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन्स तैयार की गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हेपेटाइटिस बी की, तो हेपेटाइटिस बी में क्या होता है, वायरस अटैक करता है लिवर पे, यानी लिवर का फंक्शन जो है वो डैमेज होता है। तो इसमें हेपेटाइटिस बी का जो पेशेंट होता है उसको बुखार होता है, वो थकन महसूस करता है। इसके अलावा यूरिन का कलर चेंज होता है। इसके अलावा जॉइंट यानी जोड़ों में दर्द महसूस होता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ जेनेटिक इंजीनियरिंग की टेक्निक की मदद से वैक्सीन्स तैयार की जाती हैं। इसी तरह से एक ख़ास एंजाइम होता है जिसका नाम है यूरोकाइनेज। वो इस्तेमाल होता है ब्लड क्लॉट्स को डिज़ोल्व करने के लिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस तस्वीर में देखें तो यहाँ पे एक ब्लड वेसल यानी खून की नाली दिखाई हुई है, जिसमें के खून जो है वो इस तरह से क्लॉट की शक्ल में नज़र आ रहा है। क्लॉट कहते हैं जमने को, यानी यहाँ पे खून जम सा गया है। तो ब्लड क्लॉटिंग की मुख्तलिफ रीजंस होती हैं, जैसे कोई बीमारी हो सकती है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादातर बैठे रहते हैं, इसके अलावा किसी मेडिसिन के रिएक्शन के तौर पे भी ब्लड जो है वो जम जाता है या उसका क्लॉट बन जाता है। तो इस सूरत हाल में इस क्लॉट को, इस जमे हुए खून को डिज़ोल्व करना यानी यहाँ से ब्रेक डाउन करना या इसको ख़त्म करना ज़रूरी होता है, ताकि नॉर्मली ब्लड जो है वो नालियों से फ़्लो कर सके, यानी ब्लड वेसल से फ़्लो कर सके। तो एंजाइम होता है यूरोकाइनेज, वो डिज़ोल्व करता है ब्लड क्लॉट्स को। तो इस एंजाइम को भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से प्रिपेयर किया जा सकता है। इसी तरह से अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से ह्यूमन एग सेल के अंदर जो जीन्स होती हैं उनको मॉडिफाई करना, उनको चेंज करना, या हम यूं कहें कि उनके अंदर तब्दीलियां लेके आना इजी हो गया है। यहाँ पे ह्यूमन एग सेल दिखाया हुआ है, तो इसके अंदर जो जीन्स होती हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उनको ऑल्टर करना, उनको मॉडिफाई करना अब पॉसिबल है, अब मुमकिन है। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो इनहेरिटेड डिजीज़ होती हैं जैसे कि हीमोफीलिया, उसका ट्रीटमेंट करना मुमकिन हो सकता है। तो हीमोफीलिया जो कि एक इनहेरिटेड डिजीज़ है, इसमें क्या होता है, इसमें
खून जो होता है वो सही तरीके से क्लॉट नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे हम देखें तो नॉर्मल ब्लड वेसल यानी खून की नाली दिखाई हुई है, तो किसी इंजरी की वजह से या कट की वजह से अगर यहाँ पे कट लग जाए तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, तो जो नॉर्मल पर्सन्स होते हैं उनके अंदर थोड़ी देर बाद क्लॉट बन जाता है। यानी कि एक खास किस्म की प्रोटीन की मदद से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ब्लड जो है वो जमा होता है और उसके बाद जो है वो ब्लीडिंग रुक जाती है। लेकिन जो एक हीमोफिलिया का पेशेंट होता है तो उसमें फिब्रिन क्लॉट यानी जो वो प्रोटीन होती है वो सही तरीके से जो है वो क्लॉट नहीं बनाती, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से अब ये पॉसिबल हो गया है कि इस तरह की जो कंडीशंस हैं उन पे काबू पाया जा सके, यानी ह्यूमन एक्सेल के अंदर जो है इस तरह की जीन्स इंट्रोड्यूस करवाई जाएं जिससे कि ब्लड क्लॉट हो सके। तो इस तरह से ये एक और अचीवमेंट है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से मुमकिन हुई। इसी तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ किया जाता है ब्लड डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए या उनको क्योर करने के लिए, यानी उनका इलाज करने के लिए, जैसे कि थैलेसीमिया है और सिकल सेल एनीमिया है। तो सबसे पहले थैलेसीमिया को देख लेते हैं कि थैलेसीमिया जो है वो ब्लड का किस तरह का डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल ब्लड के मुकाबले में जिन पेशेंट्स को थैलेसीमिया यानी नॉर्मल पर्सन के मुकाबले में थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर यानी उनके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक ख़ास किस्म की प्रोटीन होती है जो हमारे रेड ब्लड सेल्स में मौजूद होती है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करती है। तो थैलेसीमिया के पेशेंट्स के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो नॉर्मल के लोगों के मुकाबले में बहुत कम होता है। तो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो हर वक्त थके थके रहते हैं, उनका रंग जो है वो येलो सा या पेल से कलर का होता है यानी जर्द रंग का होता है। इसके अलावा उनकी जो ग्रोथ होती है वो भी स्लो होती है। तो ये तो था थैलेसीमिया। अब हम बात करेंगे एक और ब्लड डिसऑर्डर की जो कि है सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पे हम अपने सामने एक तस्वीर ले आते हैं। तो ये एक ब्लड डिसऑर्डर है और सिकल सेल की बात की जाए तो ये इनहेरिटेड डिजीज़ है, यानी कि जीन के डिफेक्ट की वजह से ये वाली डिजीज़ होती है। तो अगर नॉर्मल ब्लड की बात की जाए तो नॉर्मल ब्लड के जो सेल्स हैं, जहाँ यहाँ पे हमें वाइट ब्लड सेल्स भी नज़र आ रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स नज़र आ रहे हैं। तो रेड ब्लड जो सेल्स होते हैं वो इस शेप के होते हैं, जबकि सिकल सेल एनीमिया में इस तरह के जैसे क्रीसेंट जैसे मून की शेप होती है। जो नया नया मून या नया नया चांद निकला होता है उसकी शेप इस तरह की होती है। तो इसमें रेड ब्लड सेल्स इस शेप के होते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनके हाथों और पाँव पे स्वेलिंग होती है। इसके अलावा उनमें डिलेड ग्रोथ होती है। इसके अलावा वीएन प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से अब ये मुमकिन है कि इस तरह के जो डिजीज़ेज़ हैं यानी इनहेरिटेड डिजीज़ेज़ और जो ब्लड की डिजीज़ेज़ हैं उनको अब क्योर करना इजी हो गया है। तो इस तरह से जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से मुख्तलिफ़ वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स बनाई जाती हैं तो जो कि लाइफ सेविंग मेडिसिन्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया अचीवमेंट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में।